वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे जो रिड्यूसिंग एक्विवेलेंट्स फॉर्म हुए थे ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल में, ठीक है, उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है एटीपी प्रोडक्शंस के लिए। ओके, तो इससे पहले हम लोग वीडियो जो था उस पर अपलोड किए थे। पहला ग्लाइकोलिसिस पे था और उसके बाद क्रैब्स साइकिल पे था, और तीसरा दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेप था, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का जो यूज़ कर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है जो पायरुवेट को एस्टर कोए में कन्वर्ट करता है, तो वो एक कनेक्टिव लिंक बिटवीन टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलिसिस ये कंसीडर किया जाता है। तो ओवरऑल हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में भी एनएडीएच बने थे, और बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेप था मतलब पीडीएच का, वहाँ भी एक एनएडीएच बना था, और क्रैब्स साइकिल में भी आपके एनएडीपीएच बने थे। और इसमें क्या बोलते हैं कि एफएडीएच भी बना था, FADH2, और NADH भी बना था। तो ये जो NADH है और FADH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल में जो बनता है। तो फर्दर ये यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है, और एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि कैसे NADH और FADH2 ATP बनाता है, ठीक है, कैसे NADH और FADH2 ATP बनाता है, वही हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। तो इसमें बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पूछा जाता है। तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, और उसके बाद फिर डिटेल हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है, और उसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट, या हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट है वो कैसे डेवलप होगा। और फिर उसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है कि जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो डेवलप्ड होता है वो किस तरीके से एटीपी बनाता है बाय यूजिंग F0 F1, ठीक है। तो छोटे छोटे जो टर्म्स है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस में बेसिकली देखो ये एक वर्ड आता है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि एडिंग ऑफ फॉस्फेट, मतलब फॉस्फोरिलेट करना, मतलब फॉस्फोरस को ऐड करना। तो जनरली बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो फॉस्फोरिलेशन कंसीडर किया जाता है वो एटीपी का बनना कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोरिलेशन 2 प्रकार का हो सकता है। फॉस्फोरिलेशन 2 प्रकार का हो सकता है। पहला क्या है, एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कोई मेटाबॉलिक पाथवे चल रही है और उसमें डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। दूसरा ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस हो रही है। यानी कि ये फॉस्फोरिलेशन का मतलब एटीपी बनना, और ऑक्सीडेटिव का मतलब जो आपका NADH होता है या FADH2 होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में और FAD प्लस में। तो इन दोनों का जब ऑक्सीडेशन होगा ना, तो इसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस इंड्यूस होती है, और इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन हमने क्या देखा, 2 तरीके का, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी एक आप लोग फॉस्फोरिलेशन देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का एग्जाम्पल है, बट वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, लाइट जरूरी होती है, इसलिए उसको हम लोग फोटो फॉस्फोरिलेशन बोल देते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल का होता है, और इसमें आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, NADH का या FADH2 का। तो एनीवे ये टर्म रहा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और इसमें जो कभी कभी पूछ देता है PO रेशियो, ठीक है, व्हाट इज PO रेशियो। तो PO रेशियो बेसिकली ये बताता है कि आपका ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी बनाने के लिए किसी एक मॉलिक्यूल का। सपोज दैट जैसे
NADH है, तो NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा NAD+। लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होगा ऑक्सीडेशन में, वो क्या करेगा, ETC चलाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएगा। और ETC चलने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप होगा, और हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जब डेवलप होगा तो वो क्या करेगा, ATP बनाएगा। तो कितना ATP बनाएगा एक NADH, 2.5, यही इसका PO रेशियो होता है। ठीक है, इस तरह FADH का देखेंगे कि 1.5 होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से इसका जो PO रेशियो है 1.5 होता है। ठीक है, तो PO रेशियो का मतलब कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और कितना ATP बन रहा है, उसमें हम कंसीडर करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल देखेंगे कि इसे दो वर्ड से मिलकर बना है आपका, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या है, सिंपली जैसे मान लो कि ये कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बोलेंगे, ये रिड्यूस हो रहा है। फिर जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, वो 2 लड्डू ले रहा है, ठीक है, तो लड्डू लिया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और अगर ये लड्डू दे रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मान लो कि हम एक ऐसे पर्सन को पकड़ रहे हैं जो लड्डू ले रहा है फिर लड्डू दे रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, पहले रिडक्शन हो रहा है फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो पर्सन है या जो मॉलिक्यूल है, इसका लोन पेयर लेना और देना, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कितना इजीली हो रहा है, या इसकी पोटेंशियल क्या है, लेने की और देने की जो पोटेंशियल है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली ability of a molecule to accept lone pair of electron and again give lone pair of electron to next one। तो ये कहाँ पे आप देखेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर होता है ना, वो ट्रैवल करता है, तो पहले जिसके पास जाएगा उसका रिडक्शन होगा, फिर वो दूसरे को देगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल का लिया रिडक्शन हुआ, दूसरे को दिया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हर मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ये जो रेशियो होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो रिडॉक्स पोटेंशियल कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या बनाएगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या चाहिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए जो मेन जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है आपका, मैंने बोला था NADH और FADH2। तो NADH अगर देखा जाए तो कहाँ बन रहा था, ग्लाइकोलिसिस में बन रहा था और TCA साइकिल में भी बन रहा था। और FADH2 कहाँ बन रहा था, ये TCA साइकिल में बन रहा था। अब एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे अपलोड की जाती है। तो सब लोगों का आंसर होगा सर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बना, तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसॉल में होती है ना, तो साइटोसॉल का जो NADH है वो एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे जाएगा, है ना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल से NADH और FADH2 बन रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बनता है वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETC के द्वारा यूटिलाइज करने के लिए। तो वो जब ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो वो 2 मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, जो कि हम बोलते हैं NADH शटल। तो ये 2 प्रकार के शटल हैं। शटल का मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने की मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है और दूसरा मैलेट एस्पर्टेट शटल है। इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बना, तो वो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ठीक है, और अगर वो मैलेट एस्पर्टेट शटल के थ्रू जा रहा है तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। क्लियर, तो अब देखो लास्ट में जब पूछा जाता है ना कि एक ग्लूकोज से कितना टोटल ATP बनता है, तो उसकी एनर्जेटिक्स जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर
NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है वो अगर माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में जाने के बाद कन्वर्ट हो जा रहा है FADH2 का, तो फिर अब देखो ये तो चेंज हो जाएगा ना। इसका कितना था 2.5 देना था ATP और इसका क्या हो गया 1.5, तो लगभग 2 ATP का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। एक ग्लूकोज से जो टोटल ATP प्रोड्यूस होगा वो 2 डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस का NADH है वो किस पाथवे से ट्रेवल कर रहा है। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से ट्रेवल करेगा तो 2 कम हो जाएगा और मैलेट एस्पार्टेट शटल से चलेगा तो 2 सरप्लस में हो रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हटाते हैं। बस आप ये याद रखिएगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से NADH जो होता है FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और NADH जो होता है NADH में ही रहता है। क्लियर? तो ग्लाइकोलिसिस का जो NADH था वो भी हम लोगों ने देखा कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NADH जब पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पे मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। आज हम लोग ओवरव्यू देखेंगे सिंपली, ठीक है, इसका जो है हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम डिटेल देखेंगे कि क्या होता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है, और फिर एक और लेक्चर आएगा जिसमें ATP का प्रोडक्शन कैसे होता है हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट की वजह से, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहां मान लो कि NADH है जो किस में बना था, आपके ग्लाइकोलिसिस में बना था। तो ये मूव कहाँ कैसे करेगा, मैंने बोला था ना कि 2 पाथवे के थ्रू करेगा। एक कौन सा था, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो ये जब NADH बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जा रहा है तो किस में कन्वर्ट होगा, ये NADH का NADH में ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हुई। अब जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि NADH TCA साइकिल से भी आया है और ये भी FADH भी TCA साइकिल से आया है। इसके अलावा PDH भी होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, वो भी एक NADH प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं जिसकी हम बात करें NADH और FADH2, वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, और ऑलरेडी उसमें जो सिंथेसाइज है वो भी कलेक्ट हो चुके हैं। अब इनका क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जो NADH है या FADH2 है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है NAD+ में, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, FAD+। तो दोनों के केस में आप लोग देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब क्या, मैंने अभी बोला था ना कि देखो रिडक्शन होने का मतलब लड्डू 2 ले रहा है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब लड्डू 2 दे रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी 2 लड्डू इसने दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देखो इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना लोन पेयर वाले, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक चेन के फॉर्म में। मतलब चेन देखे हैं ना, गोला फिर गोला फिर गोला फिर गोला अटैच होता है एक स्ट्रिंग में। तो वैसे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, इस मॉलिक्यूल को ये लेगा और फिर इसको देगा। तो जब ये लेगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जब ये दे रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब इसका एक रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। फिर ये इसको ले देगा, फिर ये इसको देगा, फिर इसको देगा, इसको देगा, और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, NADH और FADH2 के ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये जो दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जब जनरेट हुआ और ये चला और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलता है तो इसी समय कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जो एटम होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। और जब ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, इसमें ग्रेडियंट हाइड्रोजन आयन का बढ़ जाता है, ठीक। और यही हाइड्रोजन आयन जो होते हैं यहाँ पे देखेंगे कि F0 और F1 से अंदर आते हैं और ATP की सिंथेसिस कराते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बस इतना ही है। और इसका रोल क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, कि वो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप करे अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को यूज कौन करता है, F0 F1, जिसको हम क्या बोलते हैं ATP सिंथेस भी बोलते हैं, वो क्या करता है ATP की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिटेल देखेंगे। और देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसकी वजह से ATP की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में 3 चीजें इंक्लूड होंगी। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जो लोन पेयर ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का जब ऑक्सीडेशन होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और ऑक्सीजन द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और तीसरी प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको जो यूटिलाइज करके जो ATP बनाएगा, ये तीसरी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल ये तो आपको समझ में आ गया, ये पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना है और ये ATP की सिंथेसिस, इसको पढ़ना है, 2 चीज। तो जो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, और ATP की सिंथेसिस, ये हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये तो रिसेंट अपडेट रहा इसके बारे में, लेकिन पहले जो लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हाउ डज ATP प्रोड्यूस बाय यूजिंग NADH और FADH2, इसके लिए सबसे पहले एक थ्योरी आई थी जिसको बोला जाता है कि केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस। ये एडवर्ड स्लेटर ने 1953 में दिया था। और इन्होंने ये बोला था ना कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं, तो इसी बीच में कहीं पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो ATP की सिंथेसिस करा लेते हैं, मतलब फॉस्फोरिलेटेड हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। ये हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं और फिर वो ATP की सिंथेसिस करा देते हैं। बट चूंकि इनके पास कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें, और फिर ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन को बोलता है कि कोई भी स्टेप चल रहा हो, बीच वाला मॉलिक्यूल ATP की सिंथेसिस करा दे रहा है। तो ये इन्होंने जो बात की ना केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, एक्चुअली ये जो बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की बात कर रहे हैं इसमें, बट वो चीज़ है नहीं इसमें। तो ये जो थ्योरी थी ना, वो फेल होती है एक तरीके से। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो थे पीटर माइकल, जो 1961 में दिए थे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इन्होंने ये बोला कि भाई जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है और ऑक्सीजन जब उसको एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन आयन को मूव करने के लिए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो जाते हैं इसको ETC के दौरान, तो वही जो होता है ना ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ डज हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो है वो ATP किस तरीके से बनाते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया कि वही रिस्पॉन्सिबल होता है ATP की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो अब इनसे भी पूछा गया कि भाई आप जो ये बोल रहे हो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे।
आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए? तो उन्होंने सिंपली बोला कि भाई आप एक कोई कंपाउंड यूज कर सकते। उन्होंने सिंपली ये बोला कि अच्छा हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट, जैसे इन्होंने बोला कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है इसमें हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बढ़ जाते हैं और यही जब अंदर आता है तो एटीपी की सिंथेसिस कराता है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर दे और जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट डिफ्यूज हो जाए। तो अगर ग्रेडियंट डिफ्यूज हो जाएगा तो एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी इनके हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो उन्होंने कुछ केमिकल्स यूज किया जिसकी वजह से जो परमेबिलिटी थी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वो बढ़ गई और हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप नहीं हो पाया। तो जब हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप नहीं हो पाया तब उन्होंने देखा कि एटीपी का प्रोडक्शन वाकई बहुत ज़्यादा कम हो गया। तब उन्होंने बोला कि यस, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो केमिकल्स जो उन्होंने यूज किया था ना हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को डिफ्यूज कराने के लिए, उसको बोला गया अनकपलर्स। अनकपलर्स भी आपके उसमें है क्या बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ दिया जाता है कि तो अनकपलर्स कई प्रकार के होते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, कुछ बाहर से केमिकल्स होते हैं। तो अनकपलर्स का रोल क्या होगा? अनकपलर्स का सिर्फ एक ही रोल होता है कि जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो डेवलप होता है ना अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इनकी जो हाइपोथेसिस थी ना एक्सेप्ट कर ली गई कि केमी-ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है वो सही बताती है कि प्रोटॉन आयन ग्रेडियंट जो डेवलप होता है एक्चुअली वही रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी की जनरेशन के लिए। बट आगे वाली जो प्रोसेस थी ना कि हाउ डज हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा टफ वाला पार्ट था। तो उसको 1964 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, कहाँ गए, हाँ, पॉल बायर। पॉल बायर ने 1964 में ये बताया कि जब हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो बनते हैं, जो पीटर माइकल जी ने बताया, तो वो F0 और F1 के थ्रू अंदर आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब आते हैं तो जो F1 होता है ना वो रोटेट करता है। ठीक है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, जो रोटेशन तो क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस ही है। ठीक है, और उस रोटेशन के दौरान ही हम देखते हैं कि एडीपी और पीआई को फ्यूज करके और एटीपी बनाया जाता है। तो उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया रोटेटरी मोटर मॉडल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो ये पॉल बायर ने 1964 में दिया और ये बताता है कि हाउ डज एटीपी प्रोड्यूस बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट। तो ओवरऑल हम लोगों को क्या पढ़ना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में? पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से चल रही है। ठीक है, और उसी दौरान कैसे हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट मूव, मतलब हाइड्रोजन आयन को मूव कराया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एक तरीके से उनके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे वो प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज किया जाता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। और फिर एक हम लोग इनहिबिटर्स का देख लेंगे, तीन लेक्चर होंगे लगभग, एक इसका ईटीसी का, दूसरा इसका आपका रोटेटरी मोटर मॉडल का, और तीसरा जो होगा एक तरीके से रेगुलेशन ऑफ इसका। ठीक है, और फाइनली एटीपी कितना बन रहा है। तो आज का ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इस चीज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हम लोग और मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का रहेगा ईटीसी पे और उसके बाद इस पे आपका एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।